नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों की एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार एएसआई या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो ये वीडियो केमिस्ट्री की होने वाली है, ठीक? तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन करवा दिया गया है। तो इससे पहले आप जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाएँ और प्लेलिस्ट खोलें, उसमें हर सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आप लोग देखिएगा तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो का खास बात यही है कि आप लोग जब एनालिसिस देखिएगा ना तो पूरा टॉपिक लगभग एक क्वेश्चन से एक टॉपिक का रिविजन हो जा रहा है, ठीक? तो आप लोग इस वीडियो में भी देखिएगा तो पता चल ही जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें, ठीक? तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग को वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था पूछ रहा है। तो कौन सा होगा? ठोस, तरल, प्लाज्मा या फिर गैस? तो आप लोग क्या करिए कि अपना एक पेन और कॉपी ले लीजिए और उस पर आंसर करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग कितने सही किए। तो ठोस और ये तरल यानी कि द्रव है, और गैस हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पदार्थ के तीन प्रकार। तो चौथा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, ठीक? और पांचवा बोसेस्टीन। तो चलिए आगे इसको देखते हैं हम लोग। उत्तर हो जाएगा इसका सी, प्लाज्मा, ठीक। अब ठोस के पांचों प्रकार हम लोग देख लेते हैं, सॉरी, पदार्थ के पांचों प्रकार हम लोग देख लेते हैं। ठोस, इन पदार्थों का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब कि उसका रूपरेखा और उसका जो द्रव्यमान होता है दोनों बराबर होता है। और इसके कण बहुत करीब होते हैं और कंपन करते हैं। और इसके जो अंतर आणविक बल होता है ना वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि इसका कण जो पार्टिकल होता है बहुत नजदीक होता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे द्रव, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन एक निश्चित आयतन होता है। यह जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। कहने का मतलब द्रव का कोई आकार नहीं होता है, हम लोग जिस बर्तन में इसको रखेंगे वैसा आकार ले लेता है। जैसे कि द्रव क्या है? पानी जो है, पानी हम लोग एक लोटा में पानी लेते हैं या फिर उसको गिलास में रख देंगे या फिर उसको बाल्टी में रख देंगे, जिस भी जार में उसको रखेंगे वैसा वो आकार ले लेगा, ठीक। लेकिन अगर हम 1 लीटर पानी डाल रहे हैं एक गिलास में और वही 1 लीटर पानी दूसरे बाल्टी में डाल रहे हैं तो उसका जो आयतन है सेम ही रह रहा है, सिर्फ उसका आकार बदल रहा है। तो इस चीज को समझना है। और इसका जो अंतराण्विक बल होता है ना द्रव से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल द्रव से थोड़ा दूर दूर पे होते हैं, ठीक। वही गैस है, इसका ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। ये सभी जगह उपलब्ध को भर देती है और इनके कण एक दूसरे से बहुत दूर होता है। गैस क्या होता है, क्या इसको समझना है। मान लो गैस क्या हम लोग जब भरवाते हैं लीटर लीटर में ही होता है। तो क्या होता है कि मान लो 1 लीटर गैस है तो एक छोटा सा बर्तन में भी डालेंगे तो उसको भर देगा, या फिर उससे बड़ा भी बर्तन में हम लोग डालेंगे तो उसको भी भर देगा। तो इसका ये खासियत रहता है, क्योंकि इसका पार्टिकल जो है कण है बहुत दूर दूर रहता है और इसका अंतर आणविक बल ये तीनों से बहुत कम होता है, ठीक। हम लोग देखेंगे प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था। यह एक आयनित गैस होती है जो बहुत अधिक तापमान पर बनती है। क्या होता है इसमें, जब कोई पदार्थ को पूरा एकदम इतना उसको गर्म कर दिया जाता है, इतना गर्म कि वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है, ठीक। तो अधिक तापमान वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। ये ब्रह्मांड में यह सबसे आम अवस्था है, जैसे कि तारे भी प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ठीक। बोस आइंस्टीन कंडक्शन, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है जो बहुत ही कम तापमान पर बनती है। ये पूर्ण शून्य के करीब, मतलब देखिए सबसे अधिक तापमान जब होगा तो प्लाज्मा अवस्था आ जाएगा, और जब सबसे कम तापमान एकदम शून्य हो जाएगा तो वो कहलाएगा बोस आइंस्टीन का, ठीक। ऐसे इसको समझना है, प्लाज्मा को समझना है सबसे अधिक तापमान, और जो बोस आइंस्टीन है उसको सबसे कम तापमान। इस चीज से ध्यान रखना है इसको, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पदार्थ के बारे में। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या वायु तत्व होगा या यौगिक होगा या फिर मिश्रण होगा? आप लोग अपना आंसर करिए। काफी इजी सवाल है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा
सी मिश्रण, ठीक। वायु क्या है? मिश्रण है। तत्व एक शुद्ध पहले ये जो तत्व, यौगिक और क्या है? मिश्रण, ये तीनों का परिभाषा हम लोग देखेंगे उदाहरण सहित। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जैसे ऑक्सीजन या सोना, ठीक। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जैसे ऑक्सीजन। या फिर हम लोग जो ये पढ़ते हैं एलिमेंट्स जो होता है, जो कि आवर्त सारणी में कितने 118 एलिमेंट है ना, ये सभी तत्व है, ठीक। अब इसको जोड़ के क्या बनता है? यौगिक बनता है, ठीक। ये जो तत्व है एक या दो से एक या एक से अधिक तत्व मिलके यौगिक बनाते हैं। देखिए यौगिक का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बनता है जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से बंधे होते हैं, जैसे जल। देखिए इसमें हाइड्रोजन और ओ मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व से मिलकर क्या बन रहा है? जल बन रहा है। वही जब अकेले अकेले रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? तत्व, ठीक। ध्यान रखना है, जब दो तत्व मिलेंगे तो क्या होगा? यौगिक, ठीक। उसका मिश्रण देखते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों पदार्थों तत्वों या यौगिकों का भौतिक मिश्रण होता है, जिनमें उनके घटक अपने मूल गुण बनाए रखते हैं और उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है, जैसे हवा या नमक और पानी का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो क्या होगा इसमें? परमाणु के जो नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के तीन मुख्य कण हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश वाले कण हैं, ध्यान रखना, प्रोटॉन धनात्मक वाले कण हैं जो परमाणु के केंद्र यानी कि नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है, वे उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले कण हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन सबसे भारी एवं इसका द्रव्यमान लगभग 1.675 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से थोड़ा हल्का होता है, इसका द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻24। इसका ये वाला ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है। इससे थोड़ा सा कम होता है ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का और इसका द्रव्यमान लगभग 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम होता है, ठीक। आप लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में समझ गए होंगे। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या है? धनात्मक आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये चीज भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है रॉदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील्स बोर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? काफी इजी सवाल है, आप लोग कर लेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। चलिए इनके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो डाल्टन का सिद्धांत, सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कण, जिन्हें परमाणु कहते हैं, से बने होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान होता है। क्या बोला है? किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। विभिन्न तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणुओं को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित, संयोजित या अलग किया जा सकता है, ठीक। तो ये डाल्टन के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी वेकवेरल, रोएंटजेन, आइंस्टाइन। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? आंसर करिए लोग। काफी बढ़िया बढ़िया सवाल रखा गया, ठीक। सब एग्जाम में आने वाला प्रश्न है भाई। तो बढ़िया से आप लोग वीडियो देखिए और
हाँ, एक और बात बताना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये तो सब्जेक्ट वाइज ये हो गया प्रैक्टिस। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो हो गया। अगर आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो एक जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है उसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक। तो उसका भी प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आप लोग स्टार्टिंग से एकदम स्टार्टिंग से पहले जो उसमें हिस्ट्री है उससे स्टार्ट किया गया है, ठीक। तो आप लोग एक एक वीडियो करके देख लीजिए। वो भी बहुत अच्छा बुक है, मतलब कि अब उससे अच्छा बुक कोई नहीं हो सकता प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो वो जरूर कर लें आप लोग। और बिहार जो एसआई का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उन लोग के लिए मैं बता दूं, मैं एक प्रैक्टिस बुक मतलब देख रहा हूँ कौन सा बेस्ट रहेगा, उसको मैं करवाऊंगा, ठीक। तो ये चीज़ चलेगा, एक टॉपिक वाइज, एक सब्जेक्ट वाइज, और एक प्रैक्टिस सेट, सीधा बस ये तीन चीज़ लेके हम लोग को चलना है। बाकी कोई भी एग्जाम फोड़ देंगे इतने में ही। आप लोग बस फॉलो करिए मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेनरी बेकवेरल। तो रेडियोधर्मिता की खोज कौन किया था? हेनरी बेकवेरल। तो रेडियोधर्मिता के बारे में हम लोग जानते हैं। रेडियोधर्मिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु का नाभिक स्वतः ही ऊर्जा और कणों का उत्सर्जन करता है, जिससे वह स्थिर हो जाता है। इसकी खोज एंटोनी हेनरी बेकवेरल ने 1896 में किया था। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1896 में। इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था जे जे थॉमसन द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन किए थे। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। और रेडियम और पोलोनियम, रेडियम और पोलोनियम का खोज मैरी और पियरे क्यूरी ने किए थे। परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आइंस्टीन। ऑक्सीजन का जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल मार्क्स सीले, ठीक। तो ये कुछ रासायनिक की खोज है, ठीक। हाइड्रोजन का हेनरी क्वेंडिस। कार्बन डाइऑक्साइड का जोसेफ ब्लैक। कार्बन ब्लैक होता है तो जोसेफ ब्लैक, ब्लैक से याद रखिएगा। फिनोल जो कि कार्बोलिक एसिड है, फिनोल जिसको कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, सर जोसेफ फ्लिस्टर, सर जोसेफ फ्लिस्टर। इसे जीवाणु नाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाभि की खोज रदरफोर्ड। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबल, डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है एस्टेनिन, ऑप्शन बी है फ्रांसियम, ऑप्शन सी है ट्राइटियम, और ऑप्शन डी है जर्कोनियम, जर्कोनियम। तो आंसर करिए आप लोग। बाकी आप लोगों को कोई भी सवाल है कमेंट में कर सकते हैं, ठीक। आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कैसा भी हेल्प चाहिए कमेंट में करें। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। तो रेडियो सक्रिय तत्व ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? जर्कोनियम। तो रेडियो सक्रिय तत्व वे तत्व हैं जिनके परमाणु नाभिक अस्थिर होते हैं और जो स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व तो क्या करते हैं? अल्फा बीटा और गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ठीक। तो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व, तो रेडियो सक्रिय तत्व कुछ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, प्लोनियम हो गया, कार्बन और पोटेशियम, ये सभी क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि ये प्राकृतिक है। और मानव निर्मित रेडियो सक्रिय तत्व प्लूटोनियम और मेरीसियम और क्या है? नेपच्यूनियम, ठीक। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप, ये एडिट करते टाइम, ठीक। क्या है क्वेश्चन? गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें क्या होती है? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित कण। ऑप्शन बी है बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरण। और सी है रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण और रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग करिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। विकिरण दो मुख्य प्रकार के होते हैं। जो विकिरण होता है इसका दो प्रकार होता है, एक आयनिक आयनकारी और गैर आयनकारी। तो गामा किरणें बहुत उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग जो परमाणु नाभिक से निकलती है, ये बहुत वेदनशील होती है और चिकित्सा में कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक, तो विकिरण के दो प्रकार होते हैं, एक आयनकारी और एक गैर आयनकारी। तो गामा किरणें यह बहुत ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग है जो परमाणु के नाभिक से निकलती है और ये बहुत वेदनशील होती है और चिकित्सा में कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एक्सरे, ठीक, ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग है जो परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन सेल से निकलती है और ये हड्डियों और अंदरूनी अंगों की तस्वीर लेने के लिए चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। अल्फा कण, हीलियम नाभिक से बने कण जिनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ये भारी होते हैं, कम दूरी तक चलते हैं और इन्हें कागज या त्वचा की ऊपरी परत भी रोक सकती है, लेकिन अगर ये शरीर के अंदर चले जाएं तो अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। ठीक, अल्फा कण अगर शरीर के अंदर चल जाए तो अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। बीटा कण, बीटा कण के बारे में जानते हैं हम। ये उच्च ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉनिक या प्रोजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोजिट्रॉन है। ये अल्फा कणों से अधिक दूरी तय कर सकते हैं लेकिन गामा किरणों से कम। ये चिकित्सा, इमेजिंग और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। और ये गैर आयनकारी विकिरण अब हम लोग देखते हैं। तो गैर आयनकारी विकिरण जो पहले ही सब हम लोग देखे, अल्फा बीटा गामा और एक्सरे, ये सभी आयनकारी विकिरण थे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे गैर आयनकारी विकिरण होगा। तो अवरक्त विकिरण, यह ऊष्मा के रूप में महसूस होता है, इसका उपयोग हीटिंग, खाना पकाने और अवरक्त सोना में किया जाता है। जो हम लोग हीटिंग या फिर खाना पकाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें अवरक्त किरण होता है। ठीक, दृश्य प्रकाश, यह प्रकाश का वह रूप है जिसे हमारी आंखें देख सकती है और यह इंद्रधनुष के रंगों में विभाजित हो सकती है। तो दृश्य प्रकाश 7 रंगों का होता है। ठीक, तो यह प्रकाश का वह रूप है जिसे हमारी आंखें देख सकती है और यह इंद्रधनुष के रंगों में विभाजित हो सकता है। माइक्रोवेव, इनका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने और वायरलेस संचार के लिए होता है। ठीक, आगे है रेडियो तरंगे, इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल संचार के लिए होता है। तो इन सब का उपयोग ही याद रखिएगा, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, ये उपयोग पूछ लेता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो किस किरण की सबसे भेदन क्षमता कम होती है? अभी हम लोग पढ़े हैं, आई होप कि आप लोग आंसर कर देंगे। कम पूछ रहा है, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो इसका हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कम कौन होगा, ये दोनों में से कम किसका होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अल्फा किरणें का सबसे कम हो जाएगा। ओहो, मिस्टेक हुआ है क्या? भेदन क्षमता सबसे कम पूछ रहा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? ए। ठीक, तो गामा के इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है क्योंकि ये बहुत ऊर्जा वाली होती है। अन्य किरणें, अल्फा किरणें की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, उसके बाद बीटा किरणें आती है। इसे ध्यान रखना है, सबसे अधिक भेदन क्षमता क्या होता है? गामा किरणें का, और सबसे कम अल्फा कण का। और ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखना है अच्छे से। सबसे अधिक गामा और सबसे कम अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन अणु में है, मीथेन अणु में क्या है? द्विसंयोजक बंधन, त्रिसंयोजक बंधन, एकल संयोजक बंधन या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? मीथेन अणु में कौन सा बंधन है? द्विसंयोजक बंधन, त्रिसंयोजक बंधन, एकल संयोजक बंधन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी, एकल संयोजक बंधन। ठीक, मीथेन में एकल संयोजक बंधन होता है। अब सारे संयोजक बंधन के बारे में जानेंगे हम। एकल संयोजक बंधन क्या है? जब दो परमाणु एक दूसरे के साथ केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते हैं तो इसे परमाणुओं के बीच
एक एकल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। जब दो परमाणु एक दूसरे के बीच एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ठीक, तो उसे एकल संयोजन कहा जाता है और इसको सिंगल बॉन्ड से दर्शाया जाता है। उदाहरण इलेक्ट्रॉन अणु, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु मिलकर इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं, ठीक। इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन मिल के एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और इसमें एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिल के एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ये एकल संयोजक का उदाहरण था। द्विसंयोजक, जब दो परमाणु दो इलेक्ट्रॉन युग्म में साझा करते हैं तो इनको बोला जाता है द्विसंयोजक। और इस परमाणुओं के बीच दो क्षैतिज रेखा इस प्रकार का दर्शाया जाता है। उदाहरण ऑक्सीजन अणु O2, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन परमाणु दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करता है। एथिलीन C2H4, दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध बनाता है। त्रिसंयोजक, जब दो परमाणु तीन इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते हैं तो उसे त्रिसंयोजक कहा जाता है। इसे परमाणुओं के बीच तीन क्षैतिज रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण नाइट्रोजन अणु N2, प्रत्येक नाइट्रोजन अणु एक दूसरे के साथ तीन इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो H2 में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, O2 में क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और N2 में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज ध्यान रखना है। समस्थानिकों में समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होता है। भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। तो आप लोगों को बताना है केवल एक और दो हो सकता है, या फिर केवल एक और तीन होगा, या फिर केवल दो और तीन, या फिर एक दो तीन सभी। तो समस्थानिकों के लिए इनमें से कौन सा सही है? समान भौतिक गुण और भिन्न रासायनिक गुण होगा, या फिर भिन्न भौतिक गुण या समान रासायनिक गुण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। समान रासायनिक गुण और भिन्न भौतिक गुण, ध्यान रखना समस्थानिकों के लिए भिन्न भौतिक गुण और समान रासायनिक गुण। भिन्न भौतिक गुण, समान रासायनिक गुण, भौतिक गुण भिन्न और रासायनिक गुण समान। समस्थानिकों के लिए भौतिक गुण भिन्न और रासायनिक गुण समान। समस्थानिक और समभारी के बारे में जान लेते हैं हम। समस्थानिक, परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है इसमें। और द्रव्यमान, सॉरी, उदाहरण कार्बन के तीन समस्थानिक, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये समस्थानिक का उदाहरण है। इन तीनों प्रोटॉन की संख्या 6 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, ठीक। प्रोटॉन की संख्या 6 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। संभारिक, परमाणु संख्या भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। संभारिक में परमाणु संख्या भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। यही चीज इसमें ध्यान रखना है। समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु संख्या समान, और संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान, और समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न, और समभारिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। उदाहरण आर्गन 1840 और पोटेशियम 1940। देखिए इनमें क्या है, ये द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान दोनों का बराबर है, लेकिन ये परमाणु क्रमांक भिन्न है। इसमें भी परमाणु, ये तीनों का परमाणु द्रव्यमान सेम है, जिसको समभारिक बोला जाएगा। योग के आप लोग समस्थानिक और समभारिक समझ गए होंगे। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न, समभारिक में परमाणु संख्या भिन्न और परमाणु द्रव्यमान समान होता है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण पूछ रहा है। ऑप्शन ए है KCl, ऑप्शन बी है BaO, ऑप्शन सी है CHCl3, ऑप्शन डी है CaH2। इसका आंसर हो जाएगा सी, CHCl3।
सहसंयोजक यौगिक ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें परमाणु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन साझा करके जुड़े होते हैं। सहसंयोजक यौगिक ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें परमाणु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन साझा करके जुड़े होते हैं। उदाहरण, पानी यानी कि H2O। ऑक्सीजन का एक परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करता है जिससे एक स्थिर अणु बनता है। ठीक। मीथेन CH4 कार्बन का एक परमाणु चार हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन का एक परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण या फिर जस्टीकरण, किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण। अब हम लोग कुछ अभिक्रिया को देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ अभिकारक के रूप में मिलकर पूरी तरह से अलग गुण वाला एक नया पदार्थ उत्पाद बनाते हैं, जिनमें नए रासायनिक बंध बनते हैं या पुराने टूटते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक अलग गुण वाला नया पदार्थ का उत्पाद बनाते हैं। ठीक। उदाहरण, लकड़ी का जलना, जलने के बाद राख और धुआं बनता है जो लकड़ी की तरह नहीं होता है। जंग लगना, लोहा हवा और नमी के संपर्क में आकर जंग नामक एक नए यौगिक में बदल जाता है। सड़ना, फल या सब्जियों का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें उनके रासायनिक गुणों में बदलाव आता है। बेकिंग सोडा और सिरका ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं उसको वापस से पुनः जो पहले वाला पदार्थ है उसमें हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो नए पदार्थ बनेगा उससे उसका गुण जो होगा पहले वाले जैसा ही होगा। ठीक। तो उससे हम पहले वाले जैसा भी बना सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे भौतिक अभिक्रिया के बारे में, सब क्लियर हो जाएगा। भौतिक अभिक्रिया यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे कि उसका आकार, अवस्था, आयतन को बदल देती है, लेकिन उसकी रासायनिक पहचान को नहीं बदलती है। कहने का मतलब कि उसको उसका आकार, अवस्था और आयतन बदल देता है लेकिन रासायनिक पहचान नहीं बदलता है। जो पहले था उसका गुण जो पहले था उसके बदलने के बाद भी सेम ही रहता है। उदाहरण, पानी का जमना। ठीक। बर्फ पानी बर्फ बनता है लेकिन यह अभी भी पानी ही है। बर्फ को पिघलाकर वापस पानी बनाया जा सकता है। यही चीज समझना है। भौतिक अभिक्रिया में वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में वापस उस अवस्था में नहीं आएगा। तो जब भी अगर ऐसी क्वेश्चन आए एग्जाम में, अगर पूछ दे रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया पहचानने के लिए बोल दे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक। कि मान लो इस चीज का बदलाव होगा तो क्या हम वापस उसी चीज में हम लोग बदल सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक। अगर बदल सकते हैं तो भौतिक। ठीक। पानी का उबलना, पानी भाप बनता है लेकिन भाप को ठंडा करके फिर से पानी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सॉरी, प्राप्त किया जा सकता है। पानी उबलता है तो जो भाप बनता है तो देखते हैं जब खाना पकता है तो भाप बन के जो ऊपर कोई बर्तन रखा रहता है तो वहां पे बूंदा बूंदा सा पानी बन जाता है। ठीक। तो पानी ही भाप बन के ऊपर जाके फिर से पानी बन जाता है। कांच का टूटना, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने पर भी वह कांच ही रहता है। ठीक। कांच टूटता है तो फिर भी वो कांच ही रहता है। पानी में चीनी का घोलना, चीनी पानी में घुल जाती है लेकिन चीनी के अणु नहीं बदलते हैं। पानी को वाष्पित करके चीनी को वापस पाया जा सकता है। पानी को वाष्पित गर्म करके उसको वाष्प के माध्यम से हटा दिया जा सकता है तो वापस से फिर से क्या बन जाएगा, चीनी बन जाएगा। तो यही रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, या फिर सी प्रोटॉन देता है, या ऑप्शन डी OH देता है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, प्रोटॉन देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। ओ भाई साहब,
हाइड्रोजन यानी कि H+ देता है। गुण स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है, और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान रखना है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। उदाहरण, नींबू में साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिकम, सिरका में एसिटिक एसिड एसिटिकम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक, ये सभी अम्ल है। कौन कौन? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं। क्षार के बारे में हम जानेंगे। क्षार वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड, ठीक, हाइड्रोक्साइड OH-, ये OH- देता है, या अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल को क्या करता है? उदासीन कर देता है। यह स्वाद में कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकना होता है। इसको स्पर्श करने पर साबुन जैसा चिकना होता है, और इसका pH मान 7 से अधिक होता है, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह वह नीला को लाल या लाल को नीला, ध्यान रखना है। अम्ल में क्या होता है? नीला को लाल, लाल को नीला। अम्ल के लिए याद रखना है अनीला, अनीला। एक नाम याद रखना है अनिल, तो उसको अनीला बना देना है, तो वो अम्ल के लिए हो जाएगा कि अनीला मतलब अ से अम्ल, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और उसका अपोजिट क्षार के लिए याद रखना है। इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बर्तन साफ करने वाले साबुन में होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एंटासिड में पाया जाता है, MgOH2। अब लवण हम लोग देखेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाली यौगिक लवण कहलाता है। ये आयनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक धन आयन एवं एक ऋण आयन होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जलीय घोल में विद्युत का संचालन करते हैं। लवण के घोल का pH 7 से कम या 7 से अधिक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और क्षार मिलकर बने हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड, जिसको कि साधारण नमक बोला जाता है, जो नमक और क्षार से बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये भी क्या है? लवण है। अम्लीय घोल का pH मान होता है, अम्लीय घोल का pH मान क्या होगा? 7 या फिर 7 से कम या 7 से अधिक या 14। 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से 14। अम्लीय घोल का pH मान क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का। जो 7 के बराबर होता है वो हो जाएगा उदासीन, और 7 से कम अम्ल। जिसका pH मान 7 से कम है, 7 से क्या है? कम, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया, 7 से कम अम्ल, और 7 से ज्यादा क्षार। ठीक, और जिसका 7 होगा वो उदासीन, ध्यान रखना है। अम्ल का pH मान 0 से लेकर 6.9 तक। 7 नहीं, 7 हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? उदासीन। नींबू के रस का 2 से 3 होता है। नींबू के रस का pH मान 2 या 3 होता है, ये मध्यम अम्ल है। सिरका का pH मान 2.4 से 3.4 होता है, 2.4 से 3.4, ये भी अम्ल है। शुद्ध जल का pH मान 7, शुद्ध जल का pH मान 7, ये उदासीन होता है, जिसका भी 7 होगा उदासीन। मानव रक्त का pH मान 7.35 से लेकर 7.45 तक, यह थोड़ा क्षारीय होता है। क्षार 7.1 से लेकर 14 तक, 7.1 से लेकर के 14 तक होता है क्षारीय। बेकिंग सोडा, इसका pH मान 8.3 होता है, यह क्षारीय होता है। अमोनिया, इसका pH मान 11 होता है, यह क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH मान 13 से लेकर 14 होता है, यह प्रबल क्षार होता है। ठीक, ये सभी का pH मान आप लोग याद रखिएगा। हम जो 0 से लेकर 6.9 तक, नींबू के रस का 2 से 3, सिरका 2.4 से लेकर 3.4, शुद्ध जल 7, मानव रक्त 3.35 से लेकर 7.35 से लेकर 7.45, क्षार 7.1 से लेकर 14, बेकिंग सोडा 8.3, अमोनिया 11, सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 से लेकर 14। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या करता है? इसका योगदान क्या है? बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, ये इनमें से कोई नहीं। उत्प्रेरक भाई साहब क्या करते हैं आकर रासायनिक अभिक्रिया में?
इसका आंसर हो जाएगा सी, परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना उसकी गति को बदल देता है। क्या कहता है? उसकी गति को बदल देता है। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है और इसे पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये क्या करता है? सिर्फ भाग लेके उसकी गति को परिवर्तित कर देता है और खुद कुछ नहीं करता। ये सेम मतलब अपरिवर्तित रहता है और उसका इस्तेमाल पुनः किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हैबर विधि में लोहे का उपयोग अमोनिया यानी कि NH3 का निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए इसका किया जाता है। जो हैबर विधि में लोहा यानी कि Fe का उपयोग किया जाता है, अमोनिया के निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किया था? तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किया था? ऑप्शन ए है लोथर मेयर, ऑप्शन बी है न्यूलैंड, ऑप्शन सी है मेंडलिफ और ऑप्शन डी है डोगरेन। अजब गजब नाम रहता है भाई। लोथर मेयर, न्यूलैंड, मेंडलिफ, डोगरेन, कहाँ से ऐसे ऐसा नाम लाता है सब? इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूलैंड। तो वर्गीकरण का मुख्य प्रयास हम लोग देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एंटोनी लेवोजियर ने प्रयास किया था, ठीक, तत्वों का वर्गीकरण करने का। तो ये 1789 में किया था। तत्वों के 4 समूह में वर्गीकृत किया था, तो गैस और गैर धातु, धातु और पृथ्वी। जो एंटोनी लेवोजियर तत्वों के 4 समूह का वर्गीकृत किए थे, गैस, गैर धातु और धातु और पृथ्वी में। वही फिर डोबेराइनर 1829 में त्रिक नियम दिया, जिसमें उन्होंने तत्वों की 3 समूह में व्यवस्थित किया, जहां बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का लगभग औसत होता था। J.R. न्यूलैंड्स 1864, इन्होंने अष्टक नियम दिया और इन्हीं का वर्गीकरण का पहला तत्व का पहला वर्गीकरण माना जाता है, ठीक, जिसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया और यह पाया कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, जैसे संगीत के सुर में होता है। लोथर मेयर 1869 में मेंडलीव के साथ ही स्वतंत्र रूप से तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया और परमाणु आयतन जैसे भौतिक गुणों का भी विश्लेषण किया। द्वि द्विमित्री मेंडलीव 1869 आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है, जिन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया और आवर्त नियम पर प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है Na2CO3H2O, Na2CO3 10H2O और NaHCO3। तो क्या होगा इसका आंसर? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, NaHCO3। डी, NaHCO3। अब कुछ रासायनिक नाम हम लोग देख लेते हैं। नमक का NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ। सूखी बर्फ को CO2 बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको म्यूरिएटिक एसिड भी बोला जाता है। अमोनिया NH3, घरेलू अमोनिया। मीथेन CH4, प्रकृतिक गैस। ग्लूकोज C6H12O6, शर्करा या चीनी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कास्टिक पोटास। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड CaSO4 इंटू 2H2O, इसको जिप्सम बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये खड़िया या संगमरमर का रासायनिक नाम है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बैटरी का जो अम्ल होता है उसका नाम है। नाइट्रिक एसिड HNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको धुआं सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3, बेकिंग सोडा। सुक्रोज C12H22O11, टेबल शुगर। एथेनॉल C2H5OH,
ये पीने वाला शराब है। पीने वाला शराब का रासायनिक नाम एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH। एसिटिक एसिड CH3COOH, सिरका। एसिटिक एसिड CH3COOH, सिरका। अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH। अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दूध में, अंडा में, रसदार फलों में, हरी सब्जियां में। किसमें पाया जाता है आयरन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरी सब्जियां में। तो और कुछ तत्व देख लेते हैं उनका स्रोत और हमारे शरीर में उनका योगदान। ऑक्सीजन शरीर के द्रव्यमान का लगभग 61% होता है और यह पानी यानी कि H2O और शरीर के सभी कार्बनिक अणुओं का एक हिस्सा है। यह भोजन और श्वसन से प्राप्त होता है। ठीक, ऑक्सीजन भोजन और श्वसन से प्राप्त होता है। कार्बन शरीर के द्रव्यमान का लगभग 23%। यह सभी कार्बनिक अणुओं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का आधार है और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो भोजन से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन शरीर के द्रव्यमान का लगभग 10% है। यह पानी और सभी कार्बनिक अणुओं में पाया जाता है। भोजन और पानी से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन शरीर के द्रव्यमान का लगभग 3% होता है। यह डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का एक आवश्यक घटक है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन युक्त भोजन से प्राप्त होता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है और मांसपेशियों के संकुचन और प्रोटीन नियमन में मदद करता है। यह डेयरी उत्पादों, हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है और कोशिकाओं के लिए ऊर्जा अणु एटीपी का एक हिस्सा है। यह दूध, मांस, मेवे और बीज जैसे खाद्य पदार्थ से में पाया जाता है। नेक्स्ट है गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है लेड सल्फेट, ऑप्शन बी है लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी है लेड सल्फाइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो गैलेना का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेड सल्फाइड। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। जिप्सम CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। गैमेक्सिन CHCl, गैमेक्सिन CHCl। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 CaSO2 इंटू CaSO4 हो गया यहाँ पे, CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इसका हम लिख रहे हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक नाम। उसके बाद नीला कशिश CuSO4 5H2O, नीला कशिश CuSO4 5H2O। चौक CaCO3, चौक CaCO3। अल्कोहल C2H2OH, अल्कोहल C2H2OH। चूना पत्थर CaCO3, चूना पत्थर CaCO3। मंड, मंड का रासायनिक नाम है C6H10O5, C6H10O5, C6H10O5। यह है मंड का। ठीक, संगमरमर CaCO3। अंगूर का रस C6H12O6, C6H12O6। नौसादर NH12Cl। चीनी C12H22O11। लाफिंग गैस N2O। यूरिया NH2CONH2। लिथार्ज PBS। गैलेना PBS, अभी हम लोग गैलेना देखें PBS। लेड सल्फाइड PBS, लेड सल्फाइड। बेंजीन CH। लाल सिंदूर PB3O4। तारपीन का तेल C10H16। कार्बन एक है, कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक। धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक क्या है? उत्तर अधातु। ठीक, कार्बन क्या है? अधातु है। अब धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जानेंगे हम लोग। इसका गुण चमकदार, आघात वर्धनीय, जो कि पीटने पर पतली चादर बन सकती है। ठीक, तने खींचने पर तार बन सकता है और उष्मा व विद्युत का अच्छा सुचालक।
उदाहरण लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। आई होप कि आप लोग धातु अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। और अधातु जो कि उसके उल्टा होता है, आमतौर पर फीकी, भंगुर और आसानी से टूट जाती है और ऊष्मा व विद्युत की कुचालक और बहुत खराब सुचालक होता है। उदाहरण ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन और हीलियम। वही उपधातु, इसका गुण धातु और अधातु दोनों गुण दिखाती है, जैसे कि चमकदार हो सकती है और बिजली की अर्धचालक बिजली का अर्धचालक हो सकती है। इसका उदाहरण है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और प्लोनियम। उपधातु याद रखिएगा लोग, उपधातु काफी इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन है? ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और प्लोनियम। साथ ही क्या बोलते हैं, उपधातु साथ ही ले है, ठीक। तो धातु को कैसे याद रखना है? अधिकांश धातु के पीछे एम लगा रहता है, ठीक। और अधिकांश अधातु के पीछे एन लगा रहता है। ये भी एक याद करने का ट्रिक है। निम्नलिखित में से किसने कार्बन नहीं होता है? किसमें कार्बन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं? जाहिर सी बात है, हीरा तो कार्बन का ही अप्रूफ है। कोयला कोयला भी कार्बन का अप्रूफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। बी, ग्रेफाइट। जब एक ही तत्व प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है तो उस गुण को अपरूपता कहते हैं और उसके विभिन्न रूपों को अपरूपता कहते हैं। जैसे कि अप्रूप है कार्बन का हीरा, और ये क्या यहाँ पे लिखा भी है, कार्बन के 4 मुख्य अपरूप है: हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्राफीन। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क के बारे में जान लेते हैं। बॉक्साइड, और बॉक्साइड के अन्य अयस्क हैं क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर, एलुनाइट भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा, ग्लास, क्वार्टज, प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ कौन होगा? ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है, हीरा। आंसर हो जाएगा इसका ए, हीरा। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। और द्रव के रूप में पारा एकमात्र धातु है, इसको ध्यान रखना है। द्रव के रूप में पारा एकमात्र धातु है। और द्रव के रूप में एकमात्र अधातु आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। द्रव के रूप में एकमात्र अधातु कौन सा होगा? सबसे कठोर धातु टंगस्टन, जबकि सबसे कमजोर शुद्ध धातु गैलियम है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, ठीक। तो हम लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाएँ मेरे चैनल में और टॉपिक वाइज रिवाइज करें, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज रिवाइज कर सकते हैं। और जैसा कि प्रैक्टिस के लिए मैं एक बुक देख रहा हूँ कौन सा ही रहेगा, तो वही करवाऊँगा। तो सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे अब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।